Hello friends, आई वेलकम यू ऑल टू माई चैनल PSM TV। और मैं एक बार फिर से आ गई हूँ एक नया वीडियो लेके। आज का जो टॉपिक है दैट इज़ डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी। यस, जो हमारा प्रीवियस ट्रैक था हम उसको वापस से रीगेन कर रहे हैं। बीच में मोनोटनी अवॉइड करने के लिए हमने दो शॉर्ट वीडियोस बनाए थे सो दैट वो आपको हेल्पफुल भी हों और थोड़ा सा मतलब आपको जो ये एक मोनोटनस ट्रैक चल रहा था उससे जो बोरियत हो रही थी वो चीज़ अवॉइड कर सकें। सो नाउ वी आर बैक ऑन दिस ट्रैक एंड द टॉपिक फॉर टुडे एज आई हैव already mentioned is descriptive epidemiology. Now without wasting much time we will jump into the topic, but yes, I would like to request if you find this content useful, आपके किसी भी तरह से ये हेल्प होता है और आपको PSM का इस टॉपिक को पढ़ने में थोड़ा भी ये हेल्प करता है, आपके फ्रेंड्स को हेल्प करता है, सो प्लीज़ डू लाइक माई वीडियो एंड शेयर इट टू ऑल योर फ्रेंड्स एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल सो दैट ऐसे जो भी वीडियोज़ मैं अपलोड करूँ वो आप लोगों को सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके और आप उन वीडियोज़ को देख सकें। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। यस, डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी। This statement emphasizes importance of making the best use of observations on individuals or population which is exposed to some of the factors of disease. Okay, so basically descriptive epidemiology as the name indicate, description देना है एक epidemiological condition का जिसमें what our main focus is दी ऑब्जर्वेशन। यानी कि अगर हम किसी एक ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन में या किसी इंडिविजुअल में या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स में अगर हम कोई भी स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन देख रहे हैं, कोई हम चीज़ को बार बार ऑब्ज़र्व कर रहे हैं कि इस टाइप की पॉपुलेशन में ये चीज़ देखी जा रही है, सो दिस काइंड ऑफ ऑब्जर्वेशन जो होती है इसको किसी भी डिज़ीज़ के लिए जो भी सस्पेक्टेड फैक्टर्स होते हैं उनके लिए यूज़ करना इज़ व्हाट कम्स अंडर दिस डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी। इसका अगर मैं एग्ज़ाम्पल दूँ तो वो जैसे कि प्रीवियसली लाइक इन पास्ट ऑब्जर्वेशंस वर मेड इन अफ्रीका बाय बर्केट। किस चीज़ के बारे में? एज द नेम इंडिकेट, बर्केट्स लिम्फोमा। ओके, सो इसमें क्या किया गया था, जो इटियोलॉजिकल फैक्टर है ऑफ द टाइप ऑफ कैंसर नोन एज बर्केट्स लिम्फोमा, उसके लिए ये ऑब्जर्वेशन दी गई थी कि ये एप्स्टीन बार वायरस से होता है, विच लेटर केम आउट टू बी ट्रू ऑल्सो। सिमिलरली जो एक हमारी एक डिज़ीज़ है कुरू विच इज़ कॉज्ड बाय द स्लो वायरस इन्फेक्शंस, इसके लिए भी ये इसी तरीके की ऑब्जर्वेशन दी गई थी कि दिस इज़ अ हेरिडिटरी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर एंड ये जो डिसऑर्डर दैट इज़ कॉज्ड बाय स्लो वायरस इन्फेक्शंस एंड इट कॉजेज़ अ क्रॉनिक डीजनरेटिव न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर इन ह्यूमन बींग्स। ओके, तो ये एक दो मतलब बहुत ही कॉमन से एग्जांपल्स हैं। इनके अलावा और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं विच यू कैन रीड इन अदर बुक्स विच आर देयर। ओके, सो नाउ टू स्टार्ट विद डिस्क्रिप्टिव स्टडीज़ पे अगर हम इंडिविजुअली फोकस करें तो ये किसी भी एपिडेमियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर हेल्थ कंडीशन ये फर्स्ट स्टेप होता है। सो इट इज़ द फर्स्ट फेज़ ऑफ एनी एपिडेमियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन। यहाँ पे हम करते क्या हैं? यहाँ पे हम एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड ऑब्जर्वेशन होती है किस चीज़ की? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिज़ीज़, उनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उन कैरेक्टरिस्टिक्स को कैसे आइडेंटिफाई करना है, इन सब चीज़ों के लिए ऑब्जर्वेशंस की जाती हैं। एंड बेसिकली व्हाट वी ट्राई इज़ टू आंसर थ्री मेन क्वेश्चंस, दैट इज़ कहाँ पे ये डिज़ीज़ हो रही है, कब हो रही है और किसके अंदर हो रही है। सो व्हेन, वेयर एंड हु। इन a way this also shows the time, place and person distribution of that given health problem or a disease. So these were some of the highlighting points under this descriptive study. Now प्रोसीजर इन डिस्क्रिप्टिव स्टडी एक है कि किस तरह से हम प्रोसीड करते हैं इस डिस्क्रिप्टिव स्टडीज़ को करने के लिए। सो 6 स्टेप्स हैव बीन मेंशन्ड इन योर स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक दैट इज़ पार्क।
First is defining population to be studied. Okay, so इसमें एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट जो जानने का है दैट इज़ डिफाइंड पॉपुलेशन क्या होती है. ओके, दिस डिफाइंड पॉपुलेशन यानी हमें पहले ये स्पेसिफाई करना है कि ये जो हम स्टडी करेंगे वो किस पॉपुलेशन के अंदर करेंगे. सो दैट पॉपुलेशन विल बी आर डिफाइंड पॉपुलेशन एंड इट कैन बी होल पॉपुलेशन इन अ जोग्राफिकल एरिया और मोर ऑफन इट कैन बी अ रिप्रेजेंटेटिव सैम्पल विच इज़ टेकन फ्रॉम दैट पॉपुलेशन. ओके, और ये डिफाइंड पॉपुलेशन एक स्पेसिफिक एज ग्रुप में से हो सकती है, एक स्पेसिफिक सेक्स ग्रुप में से हो सकती है, एक कोई स्पेसिफिक ऑक्यूपेशनल ग्रुप हो सकता है, कोई आप स्पेसिफिक टाइप की डिजीज़ है तो हॉस्पिटल पेशेंट्स जो भी उससे रिलेटेड हैं उनमें हो सकती है, कोई डिजीज़ ऐसी है जो स्कूल गोइंग चिल्ड्रंस के अंदर मैनिफेस्ट करती है. सो स्कूल गोइंग चिल्ड्रंस कैन बी दैट डिफाइंड पॉपुलेशन फॉर दैट स्टडी और एनी काइंड ऑफ स्मॉलर कम्युनिटीज़ और एनी काइंड ऑफ ग्रुप. ओके, सो दिस विल बी द डिफाइंड पॉपुलेशन एंड इसमें हमें जो चीज़ ध्यान रखनी है वो ये कि हमें इस डिफाइंड पॉपुलेशन का साइज़ इतना लेना है दैट शुड बी लार्ज इनफ सो दैट एज, सेक्स एंड अदर स्पेसिफिक जो भी रेट्स निकल के आएंगे वो हमारे मीनिंगफुल हों. ऐसा नहीं होता कि इतना ज़्यादा कम ले लिया हमने कि जो हमारा रिज़ल्ट निकल के आ रहा है दैट इज़ नॉट एट ऑल मीनिंगफुल और इससे क्या होगा हमारी जो स्टडी है वो बेकार जाएगी. दैट विल बी अ वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज, वेस्ट ऑफ टाइम एंड एवरीथिंग. सो वी विल ट्राई दैट डिफाइंड पॉपुलेशन शुड बी sufficiently large enough to give us the meaningful data. Okay, and the community which is chosen, जो भी हम population choose करेंगे हमें ये make sure करना है कि वो population हमारी stable है, यानी कि उसके अंदर कोई migration like immigration और immigration कुछ भी नहीं हो रहा है. and ये भी हमें क्लियर होना चाहिए कि ये जो भी इस तरीके का मतलब आना जाना लगा रहता है पॉपुलेशन के अंदर उसमें से कौन उस पॉपुलेशन का पार्ट है और कौन उस पॉपुलेशन का पार्ट नहीं है. एंड येस, अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि ये जो भी पॉपुलेशन है उसका खुद का पार्टिसिपेशन भी ज़रूरी है. अनलेस एंड अनटिल देयर इज़ कम्युनिटी पार्टिसिपेशन वी कैन नॉट प्रोसीड विद आवर स्टडी. सो हमें इतना ज़्यादा उस पॉपुलेशन को मोटिवेट करना है, अवेयर कराना है कि वो खुद से इस स्टडी में पार्टिसिपेट कर सकें और जो भी इंफॉर्मेशन वी वांट टू गैदर इन ऑर्डर टू लाइक मेक मीनिंगफुल इंटरप्रिटेशंस हमें वो प्रॉपरली और प्रिसाइजली मिल सके. एंड येस, इट इज़ गुड दैट कोई मतलब आई मीन हेल्थ फैसिलिटी नियर बाय लोकेटेड है सो दैट जो भी ये पॉपुलेशन है हम डिजीज़ जिसको भी स्टडी कर रहे हैं इन केस वी नीड द पर्सन टू रेफ़र टू सम हेल्थ फैसिलिटी वी कैन इमीडिएटली रेफ़र दैट पर्सन टू द हेल्थ फैसिलिटी whenever they need any kind of medical services. Okay, now the second step is defining disease under study. Defining disease under study, how we do it, यहाँ पे एक concept आता है operational definition का. अब यहाँ difference आता है कि जैसे एक patient है जो कि एक clinician या physician के पास जाता है, वहाँ पे it is not necessary for the clinician or physician to like उसको जो भी definition है उसके according ही उसको अपना diagnosis बनाना है. He can immediately after listening to the symptoms which the patient is having, he can immediately start his treatment. बट ऑपरेशनल डेफिनेशन यूज़ होती है जब फील्ड में जाता है एपिडेमियोलॉजिस्ट, क्योंकि वहाँ पे उसको यूनिफॉर्म रहना है फॉर डायग्नोसिंग अ डिज़ीज़ इन ऑल द इंडिविजुअल्स विच आर देयर इन द पॉपुलेशन. सो उस यूनिफॉर्मिटी को मेंटेन करने के लिए एपिडेमियोलॉजिस्ट को एक ऑपरेशनल डेफिनेशन फ्रेम करनी होती है किसी भी हेल्थ प्रॉब्लम की, किसी भी हेल्थ डिज़ीज़ की, सो दैट वो सबको यूनिफॉर्मली उस डेफिनेशन पे सबके ऊपर उस डेफिनेशन को अप्लाई कर सके यूनिफॉर्मली एंड डायग्नोस कर सके दैट हु हैज़ द डिज़ीज़ एंड हु डज़ नॉट हैव द डिज़ीज़. फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि अगर मैं इसको दोबारा से एक छोटे से एग्जांपल से एक्सप्लेन करूं तो टॉन्सिलाइटिस है एंड टॉन्सिलाइटिस क्लिनिकली हम ये कह सकते हैं कि इन्फ्लेमेशन ऑफ टॉन्सिल्स कॉज्ड बाय इन्फेक्शन ऑफ स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन्स. सिंपल हो जाएगा ये क्लिनिकली अगर हम इसे डिफ़ाइन करें. ओके, एंड सो इससे क्या हो रहा है कि अगर हम लाइक दिस डेफिनेशन इज़ कन्वेइंग पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन सो दैट हम एक पेशेंट में
टॉन्सिलाइटिस डायग्नोस कर सकें, यानी जब हम एग्जामिन करेंगे वी विल बी सीइंग द इन्फ्लेम्ड टॉन्सिल्स, एंड जब हम उसका माइक्रोबायोलॉजिकली उसको देखेंगे जो एक्सुडेट्स हैं उसमें स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन्स वी विल फाइंड, एंड like we are able to diagnose and then we are able to treat this patient. But अगर हम इसी definition को community पे apply करेंगे तो there are high chances that we will miss many of the cases. So यहाँ पे अगर हम देखें तो टॉन्सिलाइटिस को किस तरह से हम वो करेंगे, डिफ़ाइन करेंगे, लाइक ये एक एपिडेमियोलॉजिस्ट के ऊपर होता है कि जो भी उसकी स्टडी है उसमें वो जो भी ऑब्जेक्टिव्स रख रहा है उसके अकॉर्डिंग एपिडेमियोलॉजिस्ट विल फ्रेम ऑपरेशनल डेफिनेशन. तो यहाँ पे जैसे कि एपिडेमियोलॉजिस्ट को लगता है कि दैट ही विल ट्राई टू डिफाइन टॉन्सिलाइटिस एज the presence of enlarged red tonsils with white exudate which on throat swab culture grow predominantly streptococcus pyogenes. तो इसमें बहुत सारी चीज़ें आ गई जो कि एपिडेमियोलॉजिस्ट को देखनी है एक इंडिविजुअल के अंदर बिफोर लेबलिंग दैट पर्सन एज हैविंग टॉन्सिलाइटिस. ओके, सो ये डिफरेंस होता है क्लिनिकल डेफिनेशंस में और एपिडेमियोलॉजिकल डेफिनेशंस में. और जो भी किसी स्टडी के लिए डेफिनेशन प्लान की जाती है अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दैट स्टडी, दैट इज़ कॉल्ड एज ऑपरेशनल डेफिनेशन. नाउ कमिंग टू द स्टेप 3, इट इज़ डिस्क्राइबिंग द डिजीज़ बाय टाइम, प्लेस एंड पर्सन. सो अब हम क्या करेंगे, जो डिज़ीज़ है उसका डिस्ट्रीब्यूशन डिफ़ाइन करते हैं अकॉर्डिंग टू टाइम, प्लेस एंड पर्सन. इसमें अदर कैरेक्टरिस्टिक्स भी आइडेंटिफाई किए जाते हैं विच आर एसोसिएटेड विद प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ डिजीज़ इन दैट इंडिविजुअल. और ये सब कैसे पॉसिबल हो पाता है, बाय सिस्टमैटिक कलेक्शन ऑफ डेटा. फिर हम उसको एनालाइज करते हैं, फिर उससे रिजल्ट्स निकल के आते हैं. ओके, इन सच एंड सच टाइम और एट सच एंड सच प्लेस और इन सच एंड सच इंडिविजुअल्स दिस डिजीज़ इज़ फाउंड टू बी मोर कॉमन एज कम्पेयर टू अदर्स. सो एक ये छोटा सा टेबल आपकी बुक में दिया हुआ है जिसमें एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि व्हाट कम्स अंडर टाइम डिस्ट्रीब्यूशन, प्लेस डिस्ट्रीब्यूशन एंड पर्सन डिस्ट्रीब्यूशन. जैसे कि टाइम से रिलेटेड है तो ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू टाइम, लाइक एक साल में, सीज़न में, मंथ में, वीक में, डेज़ में, आवर्स में, और एनी काइंड ऑफ ड्यूरेशन इज़ व्हाट comes under time distribution. Then place में आ सकता है कि geographical distribution या having various climatic zones, डिफरेंट कंट्रीज़ हो सकती हैं, डिफरेंट रीजन्स हो सकते हैं, अर्बन, रूरल, लोकल कम्युनिटीज़ हो सकती हैं. तो जगह डिफरेंट हो सकती है. इट कैन बी डिफरेंट टाउन्स, डिफरेंट सिटीज़. एक डिज़ीज़ का डिस्ट्रीब्यूशन कम्प्लीटली डिफरेंट हो सकता है इन सब एरियाज़ में. कमिंग टू पर्सन, एज में डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन एक डिज़ीज़ शो कर सकती है, सेक्स में डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन शो कर सकती है, देन मैरिटल स्टेटस, ऑक्यूपेशनल, सोशल स्टेटस, एजुकेशनल स्टेटस जो भी है ना, और भी सो ऑन एंड सो फोर्थ. इन सब चीज़ों में वेरिएशंस हो सकते हैं. नाउ कमिंग टू देम वन बाय वन, स्टार्टिंग विद टाइम डिस्ट्रीब्यूशन. सो we all know that the pattern of disease can be described by the time of its occurrence, that is whether the disease is occurring within weeks or months or years. Okay, and इससे क्या होता है कि इट ऑल्सो रेजेस, जैसे ये इस तरीके से हो रही है, किसी स्पेसिफिक पार्ट ऑफ एन ईयर हो रही है या मंथ हो रही है ना, तो इससे क्या होता है कि ये हमें इट रेजेस द क्वेश्चन वेदर द डिजीज इज सीजनल इन अकरेंस और नॉट, और वेदर इट शोज़ एनी पीरियोडिक इंक्रीज़ और डिक्रीज़, यानी कि मंथ के फॉर एग्जांपल स्टार्टिंग में बढ़ जाती है, देन ग्रेजुअली डिक्रीज़ हो जाती है, फिर मंथ के स्टार्टिंग में बढ़ जाती है, फिर डिक्रीज़ हो जाती है. तो इससे क्या कोई पीरियोडिसिटी तो लिंक नहीं है इंक्रीज़ और डिक्रीज़ ऑफ डिजीज़ से. ओके, सो कंसिस्टेंट कोई टाइम ट्रेंड तो नहीं है फॉलो कर रही है डिज़ीज़. टाइम डिस्ट्रीब्यूशन से ये मतलब होता है. ओके, epidemiologists have identified 3 kinds of time trends or fluctuations in disease occurrence as on your screen. पहला है short term, second है periodic, and next third one is long term or secular trends. इनको हम one by one देखेंगे. So first is short term fluctuations. Short term fluctuations का best example होता है epidemic. Okay, and epidemic, how it is defined as the occurrence in a community or region of cases of an illness
or any health related event clearly in excess of normal expectancy. This line is very important. अगर किसी भी हेल्थ प्रॉब्लम के या किसी भी हेल्थ प्रॉब्लम और किसी भी डिजीज़ के केसेस का राइज मोर देन नॉर्मल एक्सपेक्टेंसी हो रहा है, देन वी विल लेबल दिस कंडीशन एज एपिडेमिक. एंड टाइप्स ऑफ एपिडेमिक्स 3 टाइप्स के होते हैं मेजरली: common source epidemic, propagated epidemic and slow epidemic, which is also called as modern epidemic. अगर हम देखें तो जो आपका ये होता है एपिडेमिक होता है, एक एपिडेमिक कर्व होता है. ओके, एंड व्हाट इज़ दिस कर्व? दिस कर्व सजेस्ट, 2 चीज़ें सजेस्ट करता है: अ टाइम रिलेशनशिप विद एक्सपोजर टू सस्पेक्टेड सोर्स, टाइम के साथ क्या रिलेशन है सोर्स का, एंड दूसरा अ साइक्लिकल और सीजनल पैटर्न सजेस्टिव ऑफ अ पर्टिकुलर इन्फेक्शन. ओके, ये 2 चीज़ें बताता है जो हमारा एपिडेमिक कर्व होता है. सो एपिडेमिक कर्व कैसा होता है? लेट मी शो यू. Just 1 second please. Yes. How is epidemic curve? यहाँ पे हम number of cases and यहाँ पे आ जाता है आपका time. Okay. and यहाँ से क्या हो रहा है, और ये हम मान लेते हैं यहाँ पे एक्सपोजर हुआ है. एकदम से केसेस इंक्रीज़ होते हैं, देन डिक्रीज़ होते हैं. ओके, दिस इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड एज एपिडेमिक कर्व. ये आपका एक एपिडेमिक कर्व होता है. अब हम इसको देखते हैं कि कॉमन सोर्स और सिंगल एक्सपोजर एपिडेमिक क्या होता है. ठीक है, फर्स्ट जो आपके में दिया हुआ है कॉमन सोर्स, जिसको कि हम सिंगल एक्सपोजर और कंटिन्यूस एपिडेमिक भी कहते हैं. दिस कॉमन सोर्स वाला जो थिंग है दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज पॉइंट सोर्स एपिडेमिक्स. एंड इसमें क्या होता है कि बहुत ही ब्रीफ एक्सपोजर होता है डिजीज़ एजेंट के साथ, एंड उससे क्या होता है कि एक ही इंक्यूबेशन पीरियड में सारे के सारे केसेस डेवलप होंगे और ख़त्म हो जाएंगे. वो ठीक हो जाएंगे. सो द कर्व हैज़ यूजुअली 1 पीक एंड द पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे हमारा क्या होता है, जो कि मीडियन इंक्यूबेशन पीरियड होता है. क्यों? क्योंकि उसी मीडियन इंक्यूबेशन पीरियड के अंदर हमारे सारे के सारे केसेस डेवलप होंगे. And what is median incubation period? It is the time required for 50% of the cases to occur following exposure. And the point to remember here is point source epidemic में सिर्फ एक ही peak होता है. Median incubation period is the thing which is to be focused. सो यहाँ पे मेन फीचर क्या हुआ, जो पॉइंट सोर्स एपिडेमिक का हुआ, अगर हम इसी जो कि आपके स्क्रीन पे ग्राफ आ रहा है उसी से समझें तो एपिडेमिक कर्व राइजेज एंड फॉल्स रैपिडली विद नो सेकेंडरी वेव. सिर्फ एक ही पीक आ रही है, कोई और पीक नहीं है. एंड एपिडेमिक टेंड्स टू बी एक्सप्लोसिव, एकदम से क्लस्टरिंग ऑफ केसेस हो रही है विद इन अ नैरो इंटरवल ऑफ टाइम. ओके, एंड देन थर्ड इज़ ऑल द केसेस जो है दैट डेवलप इन 1 इंक्यूबेशन पीरियड. ठीक है, सो जो भी केसेस हैं दैट डेवलप इन, देखो जितने भी यहाँ पे ये नंबर ऑफ केसेस हैं ये 1 इंक्यूबेशन पीरियड में डेवलप हो गए हैं. ठीक है, सो दिस इज़ व्हाट इज़ पॉइंट सोर्स एपिडेमिक और कॉमन सोर्स एपिडेमिक. अब इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं. देखो, एक इंक्यूबेशन पीरियड में सारे केसेस डेवलप 50% ऑफ द केसेस डेवलप होते हैं, या फिर केसेस नंबर ऑफ केसेस विल राइज इन विद इन 1 इंक्यूबेशन पीरियड. जितने भी केसेस डेवलप होंगे. सो क्या है, ब्रीफ एक्सपोजर के चांसेस कहाँ है, कंटामिनेशन ऑफ एनवायरनमेंट हो जाता है. एनवायरनमेंट का मतलब एयर, वाटर, फूड, सॉइल, इस टाइप के. फॉर एग्जांपल फूड पॉइजनिंग हुआ तो मान लिया कि कोई एक ग्रुप है, उन्होंने एक कोई फंक्शन अटेंड किया और वहाँ पे फूड पॉइजनिंग हो जाता है. सो व्हाट विल हैपन, हुएवर हैज़ ईटन द फूड इन दैट पार्टी विल डेवलप द डिजीज़. सो ब्रीफ एक्सपोजर था उस फूड से, और जितने भी लोग
लाइक 1 इंक्यूबेशन पीरियड, जिस भी बैक्टीरिया का वो इन्फेक्शन था, फूड पॉइजनिंग था, उसका जो इंक्यूबेशन पीरियड होगा उसी में सारे के सारे केसेस डेवलप होंगे। और जैसे जैसे मतलब क्लस्टरिंग ऑफ केस होगी एंड ग्रेजुअली देयर विल बी अ रैपिड फॉल इन द कर्व, धीरे धीरे ठीक होते जाएंगे और रैपिड फॉल हो जाएगा कर्व का। एंड अनदर एग्जांपल इज़ कोई भी केमिकल या पॉल्यूटेंट के साथ एक्सपोजर। फॉर एग्जांपल अगर हम भोपाल गैस ट्रेजेडी की बात करें जो इंडिया में हुई थी, मीनामाटा डिजीज़ की बात करें जो जापान में हुई थी, सो इन ऑल दीज थिंग्स यहाँ पे क्या हो रहा था, एक पर्टिकुलर केमिकल था या फिर पॉल्यूटेंट था जिसकी वजह से नंबर ऑफ केसेस राइज हुए, और उसके बाद फिर ग्रेजुअली जैसे जैसे वो पॉल्यूटेंट का कॉन्सेंट्रेशन कम होता गया वो नंबर ऑफ केसेस डिक्रीज होते चले गए। सो दीज आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ कॉमन सोर्स एपिडेमिक और सिंगल एक्सपोजर एपिडेमिक, कॉन्टिन्यूस एक्सपोजर एपिडेमिक और पॉइंट सोर्स एपिडेमिक। ओके, नाउ yes, this was common source single exposure. Now coming to common source continuous exposure, as the name indicates कि सोर्स तो कॉमन है लेकिन एक्सपोजर कॉन्टीन्यूसली होता जा रहा है या रिपीटेडली हो रहा है या इंटरमिटेंट हो रहा है ना। एंड इट इज़ पॉसिबल दैट कि ये जो एक्सपोजर हो रहा है वो सेम टाइम या प्लेस पे ही नहीं हो रहा है। और इसका एक बहुत अच्छा जो एग्जांपल है दैट इज़ exposure like that is prostitute. A prostitute may be a common source in a gonorrhea outbreak, but since she will infect her clients over a period of time, there may be no explosive rise in the number of cases. Similarly, एक और एग्जाम्पल है well of contaminated water का, या फिर कोई वैक्सीन है या फिर कोई फूड है could result in similar outbreaks. In these instances क्या हो रहा है कि the resulting epidemic tends to be more extended और irregular, यानी कि जैसे contaminated well है water का, तो वहाँ से जो भी लोग पानी लेके जा रहे हैं that is acting as a continuous source, कॉमन भी है और कॉन्टीन्यूस सोर्स है, यानी कि जब तक वो सोर्स हटेगा नहीं तब तक वो एक्सपोजर चलता रहेगा, है ना। सो ये मोर एक्सटेंडेड एंड इरेगुलर एपिडेमिक हो जाता है। Okay, so another example of this is also Legionnaires' disease, that is a respiratory illness which is seen in the summers, and this is also a common source continuous or repeated exposure outbreak. Okay, now coming to the propagated epidemic. यस, प्रोपोगेटेड एपिडेमिक में क्या क्या हो सकता है, पर्सन टू पर्सन प्रोपोगेशन हो सकता है, ऑर्थोपोड वेक्टर्स के थ्रू हो सकता है, एनिमल रिजर्वॉयर्स के थ्रू हो सकता है। ओके, सो इससे हमें क्या पता लग रहा है कि प्रोपोगेटेड एपिडेमिक इज़ मोस्ट ऑफन ऑफ इन्फेक्शियस ओरिजिन एंड रिजल्ट्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिशन ऑफ एन इन्फेक्शियस एजेंट, जैसे कि जैसे हेपेटाइटिस ए का एपिडेमिक है, पोलियो का एपिडेमिक है। और इसमें होगा क्या कि देयर विल बी अ ग्रेजुअल राइज एंड देन दिस एपिडेमिक विल टेल ऑफ ओवर अ मच लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। सो जैसे ही एक्सपोजर शुरू हुआ तब तो एकदम से ग्रेजुअल राइज होगा, बट विद टाइम दैट situation will tail off and transmission will continue until the number of susceptibles is depleted. Okay, जब तक सारे के सारे susceptibles ख़त्म नहीं हो जाते या फिर जो susceptibles हैं they are no longer exposed to the infected person or the vector, तब तक ये ट्रांसमिशन कंटिन्यू करता रहेगा। दिस इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड एज प्रोपोगेटेड। तो यहाँ पे क्या होगा, छोटे छोटे पीक्स आते रहेंगे। द स्पीड ऑफ स्प्रेड इट डिपेंड्स अपॉन द हर्ड इम्यूनिटी, जो भी उस पॉपुलेशन की इम्यूनिटी है उस पर स्पीड ऑफ स्प्रेड ऑफ दिस एपिडेमिक डिपेंड्स, एंड ऑल्सो ऑन द अपॉर्चुनिटीज़ फॉर कॉन्टैक्ट, यानी कि कितना चांसेस हैं कि कोई भी ससेप्टेबल इंडिविजुअल उस डिजीज़ एजेंट के कॉन्टैक्ट में आएगा। एंड अगर डिजीज़ एजेंट बहुत ज़्यादा इन्फेक्शियस है तो कितने चांसेस हैं उसको वापस से किसी भी ससेप्टेबल इंडिविजुअल को री अटैक करने के, दैट इज सेकेंडरी अटैक रेट। ओके, सो ये सारे फैक्टर्स यानी कि हर्ड इम्यूनिटी, अपॉर्चुनिटीज़ फॉर कॉन्टैक्ट एंड सेकेंडरी अटैक रेट, ये दीज 3 फैक्टर्स डिसाइड द स्पीड ऑफ स्प्रेड ऑफ अ प्रोपोगेटेड एपिडेमिक।
एंड ये जो प्रोपोगेटेड एपिडेमिक्स हैं, इनके होने के ज़्यादातर चांसेस वहाँ होते हैं जहाँ पे बहुत सारे ससेप्टेबल लोग एग्रीगेट हो जाते हैं, ओके, या फिर ऐसी जगह जहाँ पे रेगुलरली न्यू ससेप्टेबल इंडिविजुअल्स ऐड ऑन हो रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई न्यू बॉर्न्स के अंदर ये इस तरीके का डिज़ीज़ है, तो वहाँ पे क्या हो रहा है कि ज़ीरो इम्यूनिटी या फिर उस पर्टिकुलर डिज़ीज़ से रिलेटेड इम्यूनिटी कम से कम होने के चांसेस न्यू बॉर्न्स में कैसे हैं, जो भी न्यूली एडेड बच्चे हैं जो कि पैदा हो रहे हैं एंड दे आर गेटिंग एडेड टू दैट कोहॉर्ट, सो उनके अंदर क्या है कि उस पर्टिकुलर डिजीज़ से रिलेटेड कोई इम्यूनिटी नहीं है, तो न्यू ससेप्टेबल्स आर रेगुलरली गेटिंग एडेड इनटू दैट ग्रुप, ओके। तो ये चीज़ है। इसमें एक आपके बुक में एग्ज़ाम्पल दिया हुआ है जिसमें कि क्या वो शो कर रहे हैं कि इनिशियली जैसे स्टार्ट कर रहे हैं अगर वो, तो क्या हो रहा है कि मतलब इम्यून पॉपुलेशन बहुत कम है और ससेप्टेबल्स बहुत ज़्यादा हैं, तो एकदम से बढ़ता है ये जो नंबर ऑफ़ केसेस हैं वो बढ़ते हैं। पर धीरे धीरे क्या होता है, पीक पर पहुँचते पहुँचते नंबर ऑफ़ इम्यून पॉपुलेशन भी बढ़ जाती है एज विद रिस्पेक्ट टू द ससेप्टेबल पॉपुलेशन, और जैसे जैसे इम्यून पॉपुलेशन बढ़ती चली जाती है, ये जो एपिडेमिक है ये टर्मिनेशन की तरफ चलता चला जाता है, ओके। सो दिस इज़ व्हाट इज़ प्रोपेगेटेड एपिडेमिक। नेक्स्ट इज़ स्लो और मॉडर्न एपिडेमिक। यस, लेट मी नेक्स्ट इज़ स्लो और मॉडर्न एपिडेमिक। इसमें क्या है, एक्चुअली इसमें क्या होता है कि जो जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ये जो एपिडेमिक है वो बहुत ही स्लोली इंक्रीज़ करता है, जैसे कि हम यहाँ पे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ का एग्जांपल ले सकते हैं, है ना। तो जैसे फॉर एग्जांपल डायबिटीज़ मेलाइटस है या फिर हाइपरटेंशन है, इनके एपिडेमिक्स दे हैव इवॉल्व्ड ओवर ईयर्स टुगेदर एंड देन मतलब लाइक ये स्लोली बढ़ रहे हैं। तो दिस इज़ व्हाट कम्स अंडर स्लो एपिडेमिक। Then comes the periodic fluctuations. Periodic fluctuations कैसी हो सकती हैं, seasonal हो सकती हैं, okay, and cyclical हो सकती हैं। Seasonal as the name indicates, एक particular season में ये disease होगी, है ना। जैसे कि measles जो है that is usually reported in early spring and upper respiratory infections जो हैं वो they rise frequently during winters and bacterial gastrointestinal infections they occur more predominantly in summer months because of warm weather and rapid multiplication of flies, okay. And yes, seasonal variations are related to environmental conditions जैसे कि temperature है, humidity है, rainfall है, overcrowding है, life cycle of different kinds of vectors है, जो कि directly और indirectly favors the transmission of disease। बट एक चीज़ जो याद रखने वाली है यहाँ पे वो ये भी है कि इन मैनी इन्फेक्शियस डिजीज़ेस जैसे कि फॉर एग्जांपल पोलियो है, द बेसिस ऑफ सीजनल वेरिएशन इज़ अननोन, ओके। एंड बहुत सारी नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ेस भी हैं जो कि सीजनल वेरिएशन शो कर सकती हैं। फॉर एग्जांपल सन स्ट्रोक है, अब ये कोई इन्फेक्शियस एजेंट इसके अंदर नहीं है बट सन स्ट्रोक है, तो ये लाइकली चांसेस हैं कि समर में होंगे क्योंकि समर में टेम्परेचर हाई होने के, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है, हे फीवर है, तो जब हे जनरेट होगा इन्वायरमेंट में तभी हे फीवर होने के चांसेस हैं। देन स्नेक बाइट है, तो जिस भी सीज़न में स्नेक्स जो है दे कम आउट ऑफ देयर बरोज, है ना। तो ऐसे सीजन्स में जैसे रेनी सीजन्स हैं तो वाटर गेट्स फिल्ड अप इन देयर बरोज सो दे कम आउट, सो ऐसे सीजन्स में स्नेक बाइट होने के ज़्यादा चांसेस जाते हैं। एंड ये भी हम कह सकते हैं कि एक तरह से ये जो सीजनल ट्रेंड्स हैं ये
ये भी एक तरीके के साइक्लिकल ट्रेंड्स ही हैं, बिकॉज जैसे जैसे एक ईयर पास हुआ, फिर से समर आया, फिर से विंटर आया, तो फिर से जो समर में डिजीज़ होती हैं वो बढ़ती हैं समर के टाइम पे, विंटर में डिजीज़ जो होती हैं वो विंटर के टाइम पे बढ़ती हैं। तो दिस गोज़ ऑन साइक्लिकली एवरी टाइम, जैसे जैसे वो वेदर वापस आता है ना। ऐसे ही बहुत अच्छा जो एग्ज़ाम्पल है वो डेंगू फीवर का है, which starts by month of July and peaks in September, October, November and coinciding with the late summer and rain. Now coming to the cyclic trend में क्या है? Cyclic means some diseases occur in cycles and these are the short period of times, यानी कि ये डेज़ में हो सकता है, वीक्स में हो सकता है, मंथ्स हो सकता है, ईयर्स हो सकता है। जैसे कि अगर हम प्री वैक्सीनेशन एरा की बात करें तो उस समय क्या होता था कि जो आपका मीज़ल्स है दैट यूज़ टू लाइक पीक एवरी 2 to 3 years, हर 2 से 3 साल में वो पीक होता था। एंड इसका रीज़न ये दिया जाता है कि क्या होता था, हर 2 से 3 साल में जो एक हर्ड इम्यूनिटी जैसे कि हर्ड इम्यूनिटी, जैसे मान लिया 21 में मीज़ल्स हुआ, तो मीज़ल्स के लिए जो भी पॉपुलेशन होती है, मीज़ल्स वाले ग्रुप की, उसके अंदर इम्यूनिटी बन गई। अब दिस इम्यूनिटी, हर्ड इम्यूनिटी, यानी सबके अंदर इम्यूनिटी आ गई, हर्ड इम्यूनिटी बन गई। नाउ विद इन अ course of 2 to 3 years this herd immunity will wane off and again whole of the population will become susceptible to this measles and again measles will appear after every 2 to 3 years. Okay, एंड ऐसे ही इन्फ्लुएंजा पैंडमिक के लिए फेमस है। दे आर नोन टू अकर एट इंटरवल्स ऑफ एवरी 7 to 10 years। वाई, यहाँ पे क्या रीज़न है? एंटीजेनिक वेरिएशंस होते रहते हैं, वायरस कीप्स ऑन चेंजिंग इटसेल्फ, और इस वजह से हर 7 to 10 years में एक नई स्ट्रेन ऑफ वायरस से इन्फ्लुएंजा पैंडमिक्स होते आए हैं। एंड ऑफन नॉन इन्फेक्शियस कंडीशंस भी हैं जो पीरियोडिक फ्लक्चुएशंस शो कर सकती हैं, जैसे कि ऑटोमोबाइल एक्सीडेंट्स जो हैं दे यूजुअली इंक्रीज़ एट द टाइम ऑफ विंटर्स, क्योंकि फॉग वगैरह बहुत ज़्यादा हो जाता है, या वीकेंड्स पे इंक्रीज़ हो जाते हैं बिकॉज बहुत सारे लोग बाहर निकलते हैं फॉर लाइक वीकेंड्स पे घूमने के लिए एंड फॉर अदर लीजर एक्टिविटीज़ के लिए। सो देयर आर हाई चांसेस दैट ऑटोमोबाइल एक्सीडेंट्स इंक्रीजेज ऑन वीकेंड्स। Okay, so this is what is there for periodic fluctuations. Now lastly, coming to the long term or secular trends. Now the secular trend implies change in occurrence of disease. ओके, या तो प्रोग्रेसिवली इंक्रीज़ होगा डिज़ीज़ की अकरेंस में, या डिक्रीज़ होगा ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, एंड दिस कैन बी सेवरल ईयर्स टू सेवरल डिकेड्स। ठीक है, एंड इसका एग्जाम्पल है ऑब्वियसली मोस्ट ऑफ द नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ लाइक कोरोनरी हार्ट डिजीज़, लंग कैंसर, डायबिटीज़, है ना। ये विद टाइम दे हैव शोड एन अपवर्ड ट्रेंड इन द डेवलप्ड कंट्रीज़ एंड ऑल्सो इन द डेवलपिंग कंट्रीज़। ठीक है, और हम क्या देख रहे हैं डेवलपिंग कंट्रीज़ में कि जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं विद टाइम, विद लाइक इतने सारे डिकेड्स में, दीज नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ आर इंक्रीजिंग एंड द communicable diseases जो होती हैं they are decreasing. So this is what comes under long term or secular trends. Okay, so this is what I have mentioned in this slide also. This is also called a secular trend because यहाँ पे progressive increase या decrease होता है disease की occurrence में over a long period of time, and examples I have already mentioned. नाउ प्लेस डिस्ट्रीब्यूशन पे अगर हम आएँ, इसको समझना तो बहुत ही आसान है। ऑब्वियसली देयर आर डिजीज़ जो कि इंटरनेशनली डिफ़र करती हैं, बहुत से डिजीज़ हैं जो ये जोग्राफिकल पैटर्न्स फॉलो करती हैं। ओके, एंड जैसे कि क्या कह सकते हैं हम, जैसे कि हम ये कह सकते हैं कि जो कैंसर्स हैं, वी ऑल नो दैट दे एग्जिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड, बट इतना भी वी नो दैट डिफरेंट कैंसर्स का इंसिडेंस डिफरेंट होता है इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि कैंसर ऑफ स्टमक इज़ वेरी कॉमन इन जापान, बट इट इज़ वेरी अनयूजुअल इन यूनाइटेड स्टेट्स,
एंड सिमिलरली कैंसर ऑफ ओरल कैविटी है, यूट्राइन सर्विक्स है, दिस इज़ मोर कॉमनली सीन इन इंडिया एज़ कम्पेयर टू अदर इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज़. सो डिफरेंट डिजीज़ का इंसिडेंस डिफरेंट जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशंस में, डिफरेंट कंट्रीज़ में डिफरेंट है. एंड सेम ऑल्सो अप्लाइज टू द नेशनल वेरिएशंस. यहाँ पे भी क्या होता है कि फॉर एग्जांपल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एंडेमिक गॉइटर है, फ्लोरोसिस है, लेप्रेसी है, मलेरिया है, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी डिजीज़ है, इन सब का डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू आउट इंडिया डिफरेंट है. कहीं पे कोई चीज़ ज़्यादा है, कहीं पे कुछ और डिजीज़ ज़्यादा है. एंड सच सिचुएशन एग्जिस्ट इन एवरी कंट्री. एंड वन ऑफ द फंक्शन जो डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी का है, दैट इज़ टू प्रोवाइड डेटा रिगार्डिंग द टाइप ऑफ डिजीज़ प्रॉब्लम्स एंड देयर मैग्नीट्यूड इन टर्म्स ऑफ इंसिडेंस, प्रेवलेंस एंड मोर्टेलिटी रेट्स, सो दैट हमें डिफरेंट जगहों में इंसिडेंस हर एक डिफरेंट डिजीज़ के बारे में पता चल सके, वहाँ पे मोर्टेलिटी रेट्स कैसे चल रहे हैं उस डिजीज़ से रिलेटेड, वहाँ प्रेवलेंस क्या है, ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें मिलती रहे. देन कमिंग टू द रूरल एंड अर्बन वेरिएशंस, इसमें क्या है, जैसे कि कुछ डिजीज़ होती हैं वो रूरल एरियाज़ में ज़्यादा होती हैं, जैसे क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस है, वो अर्बन एरियाज़ में ज़्यादा होती हैं, जैसे क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस है कि वहाँ पोल्यूशन है तो ज़्यादा एक्सपोजर हो रहा है पोल्यूटेंट्स के लिए. एक्सीडेंट्स होने के चांसेस अर्बन एरियाज़ में ज़्यादा है, लंग कैंसर डेवलप होने के, कार्डियोवास्कुलर, मेंटल इलनेस, ड्रग डिपेंडेंस, ये सारी चीज़ें दे आर मोर फ्रीक्वेंटली सीन इन अर्बन एरियाज़ एज़ कम्पेयर टू रूरल एरियाज़. अब देयर आर अदर कंडीशंस लाइक जूनोटिक डिजीज़ हैं, सॉइल ट्रांसमिटेड हेलमिन्स हैं, इन सब से रिलेटेड जो भी डिजीज़ हैं दे आर मोर फ्रीक्वेंटली सीन इन द रूरल एरियाज़. ओके. एंड ऐसे ही जो डेथ रेट्स हैं स्पेशली अमंग इन्फेंट्स एंड द मैटरनल मदर्स, दे आर हायर इन द रूरल एरियाज़ एज़ कम्पेयर टू अर्बन एरियाज़. ओके. सो these are the variations in rural and urban areas. Obviously there can be other examples also. Then local distribution. local का मतलब क्या है, जैसे कि एक कोई सिटी है, वहाँ पे कहीं एक जगह पे कोई आउटब्रेक टाइप का हुआ, सो these are kind of inner and outer city variations in disease frequency. ठीक है, एक सिटी के अंदर जो भी वेरिएशंस हो सकते हैं डिज़ीज़ फ्रीक्वेंसी में, ये वो चीज़ें होती हैं. फॉर एग्जांपल जो मैंने कहा कि आउटब्रेक हुआ, तो अब क्या है, इनको हम बेस्ट स्टडी कैसे कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ स्पॉट मैप्स और शेडेड मैप्स. यानी कि हम उस एरिया को शेड कर देंगे जहाँ पे ज़्यादातर डिजीज़ इंडिविजुअल्स हैं, एंड ये सब शेड करने से हमें क्या है, एक पिक्चर बनेगी जब हम उस पर्टिकुलर सिटी या फिर उस एरिया का मैप देखेंगे कि ओके इन दिस पार्ट ऑफ दिस सिटी देयर इज़ क्लस्टरिंग ऑफ ऑल द केसेस. सो चांसेस हैं कि यहाँ पे हमें सोर्स जो है वो मिल सकता है, जिसकी वजह से ये क्लस्टरिंग हो रही है केसेस की, डिज़ीज़ का जो एजेंट है वो मिल सकता है. So if a map shows, this spot map shows clustering of cases, it may suggest a common source of infection or a common risk factor which is shared by all the cases which are being shaded in that given area. और यही काम किया था जॉन स्नो ने अपने क्लासिक इन्वेस्टिगेशन ऑफ कॉलेरा एपिडेमिक में इन द ईयर 1954, जहाँ पे गोल्डन स्क्वायर डिस्ट्रिक्ट ऑफ लंदन में ही वॉज एबल टू फोकस अटेंशन ऑन कॉमन वाटर पम्प इन ब्रॉड स्ट्रीट एज द सोर्स ऑफ इन्फेक्शन. उन्होंने स्पॉट मैप का यूज़ किया था एंड बेस्ड ऑन हिज डिस्क्रिप्टिव फाइंडिंग्स John Snow was able to hypothesize that cholera was a waterborne disease long before the birth of bacteriology. Okay, so this was a classic study जिसमें spot maps का यूज़ हुआ था और एक specific part of London में ये मैप्स ड्रॉ किए गए थे और जिससे कंक्लूजन निकाला गया था कि जो रीज़न है इस आउटब्रेक का, दैट इज़ a common water pump which was located in a particular area, जो कि उस shaded area से निकल के सामने आया था as the source of infection. So this was one of the historical example. Okay, so yes, ये हमारा place distribution हो जाता है. Now person distribution.
पर्सन में क्या है, देखो बहुत सारी चीज़ों के अकॉर्डिंग हम पर्सन डिस्ट्रीब्यूशन देख सकते हैं, जैसा कि उस टेबल में भी था। एज के अकॉर्डिंग देख सकते हैं, सेक्स है, एथनिसिटी है, ऑक्यूपेशनल एज ग्रुप्स हैं, एजुकेशन है, मैरिटल स्टेटस है, बहुत सारी चीज़ों के बेसिस पे हम पर्सन डिस्ट्रीब्यूशन देख सकते हैं किसी भी डिज़ीज़ के लिए। एक यहाँ पे एक चीज़ आती है दैट इज़ बाय मॉडलिटी, जो कि एज डिस्ट्रीब्यूशन में निकल के आती है। इसका मतलब होता है कि किसी भी डिज़ीज़ का पीक जो है वो 2 एज ग्रुप्स में देखा जा रहा है ना, तो 2 एज ग्रुप्स में देखा जा रहा है। सो एग्जांपल्स इसके जो हैं दैट इज़ ब्रेस्ट कैंसर में ऐसा देखा जाता है, हॉजकिंस लिम्फोमा में देखा जाता है, ल्यूकेमिया में देखा जाता है। बट बहुत सारे बार क्या होता है, जैसे ये तो प्रूव्ड एग्जांपल्स हैं, स्टडीज़ हैव शोन दैट दे शो बाय मॉडलिटी, बट देयर आर ऑफन केसेस जहाँ पे जैसे हम कोई स्टडी कर रहे हैं और वहाँ पे हमने बहुत छोटा सा सैम्पल साइज़ लिया और वहाँ हमें बाय मॉडलिटी दिखती है, तो वी कैन नॉट लेबल दैट दिस डिजीज़ इज़ शोइंग बाय मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। वाई? बिकॉज हमारा सैम्पल साइज़ इतना छोटा है कि वो हमें फॉल्स रिजल्ट दे रहा है, ओके या फिर हमारी जो पॉपुलेशन है वो इतनी होमोजीनस है कि हमें वो बाई मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन दिख रहा है, ओके। सो ये 2 रीज़न्स हो सकते हैं बाई मॉडलिटी, मतलब लाइक फॉल्स बाई मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन आने की। ओके, नाउ ये 3 स्टेप्स का हमने एलैबोरेशन देख लिया। नाउ कमिंग टू द 4th स्टेप इज़ द मेजरमेंट ऑफ डिज़ीज़। अब किसी भी डिज़ीज़ को मेजर करने के लिए हमें स्टडीज़ जो कंडक्ट करनी पड़ती हैं, डिस्क्रिप्टिव स्टडीज़ के लिए 2 टाइप की स्टडीज़ हो सकती हैं, क्रॉस सेक्शनल स्टडीज़ और लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज़। नाउ क्रॉस सेक्शनल स्टडीज़ जो होती हैं ये सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ एन ऑब्जर्वेशनल स्टडी होती है। अगेन ऑब्जर्व करना है यहाँ पे हमें बस। सो यहाँ पे क्या होता है, इट इज़ बेस्ड ऑन अ सिंगल एग्जामिनेशन ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ पॉपुलेशन, यानी कि हम एक बार गए, हमने डेटा कलेक्ट किया और हम आ गए वापस। सो हमने सिर्फ एक बार पूरी जो हमारी पॉपुलेशन थी उसको देखा, सिंगल एग्जामिनेशन किया, एंड देयरफॉर दे आर आल्सो कॉल्ड एज प्रेवलेंस स्टडीज़, है ना। सो क्रॉस सेक्शनल स्टडीज़ दीज आर मोर यूजफुल फॉर क्रॉनिक देन शॉर्ट लिव डिजीज़। क्यों? क्योंकि ये होता है ना कि क्रॉनिक डिजीज़ में आप डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपरली देख पाओगे। अगर ये आपकी शॉर्ट लिव डिज़ीज़ हुई तो बाय द मोमेंट यू विल फिनिश अप विद योर स्टडीज़ वो ऑलरेडी ठीक हो चुकी होगी जो डिज़ीज़ है, तो उसका कोई पॉइंट नहीं रह जाता स्टडी कंडक्ट करने का। सो फॉर एग्जांपल इन अ स्टडी ऑफ हाइपरटेंशन वी कैन ऑल्सो कलेक्ट डेटा ड्यूरिंग द सर्वे अबाउट एज, सेक्स, फिजिकल एक्सरसाइज, बॉडी वेट, सॉल्ट इंटेक एंड अदर वेरिएबल्स ऑफ इंटरेस्ट। और इससे क्या होगा कि हम हाइपरटेंशन को के जो भी वेरिएबल्स हो सकते हैं उनके बेसिस पे मेजर कर सकते हैं। सो सच अ स्टडी विल टेल अस अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ डिजीज़ इन पॉपुलेशन रादर देन इट्स एटियोलॉजी। ये सिर्फ हमें इतना बता देगी कि उस स्पेसिफिक डिजीज़ का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, ओके, है ना। सो दिस इज़ मोर लाइक अ फोटोग्राफ, ठीक है, कि हमने एक पॉइंट पे जाके फटाफट से डेटा कलेक्ट किया और इन्फॉर्मेशन गैदर करी और अपना डेटा एनालाइज करके इंटरप्रिटेशंस बना लिए कि भाई ये जो डिज़ीज़ है वो किस तरह डिस्ट्रीब्यूटेड है इस पॉपुलेशन में। सो दिस विल गिव अस जस्ट अ पिक्चर और अ स्नैपशॉट ऑफ दैट पॉपुलेशन with respect to a given disease. Now second is longitudinal study. अगर हम इसी स्टडी को पीरियोडिक इंटरवल पे रिपीट करते जाएं तो हमारे पास टाइम ट्रेंड आ जाएगा उस डिज़ीज़ का, है ना। तो कि ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल ईयर 2000 में ये स्टेटस था, 2005 में ये था, 2010 में ये था, तो ये एक हमारे पास एट फ्रीक्वेंट इंटरवल्स हमारे पास उसका पिक्चर निकल के आ रहा है। सो दिस इज़ अ काइंड ऑफ सिनेमा फिल्म जो विद टाइम हम बार बार उसको अपग्रेड कर रहे हैं। So here the observations are repeated in the same population over a prolonged period of time by means of follow-up examinations. Okay, so these longitudinal studies are kind of cinema films and these are useful. Why? Because they help us to study the natural history of disease. इससे with time जो जैसे जैसे disease ओपन अप कर रही है, अनफोल्ड हो रही है, वैसे वैसे हमें उसके बारे में पता चल रहा है, उसके फ्यूचर आउटकम्स के बारे में पता चल रहा है. सो इट हेल्प्स अस टू स्टडी द नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज़ एंड इट्स फ्यूचर आउटकम्स. इससे हमें जो भी रिस्क फैक्टर्स हैं वो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इंसिडेंस रेट
रेट ऑफ अकरेंस ऑफ न्यू केसेस दैट हम निकाल सकते हैं। ओके, सो दीज आर सम ऑफ द वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशंस जो कि हमें लॉन्गिट्यूडनल स्टडी दे सकती है, क्रॉस सेक्शनल स्टडी नहीं दे सकती। बट है क्या कि जब आप इतने फ्रीक्वेंट इंटरवल्स पे रिपीट करोगे तो ये बहुत बड़ी स्टडी हो जाएगी। सो दीज आर वेरी डिफ़िकल्ट टू ऑर्गेनाइज, दीज आर वेरी टाइम कंज्यूमिंग एज़ कम्पेयर टू क्रॉस सेक्शनल स्टडीज़। ऑब्वियसली कोई एक फ़ोटोग्राफ को देखने में आपको कम टाइम लगेगा एज़ कम्पेयर टू अ पूरी मूवी को देखने में, है ना। तो दैट इज़ वॉट इज़ ट्रू इन दिस केस ऑल्सो। नाउ नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट इज़ और द फिफ्थ स्टेप इज़ कंपेयरिंग विद नोन इंडाइसेस। अब हमने क्या किया, हमारे पास रिजल्ट्स आ चुके हैं। नाउ व्हाट वी कैन डू इज़ हम फॉर एग्जांपल हमने किसी गिवन पॉपुलेशन के लिए कुछ भी गिवन पॉपुलेशन के लिए कोई स्पेसिफिक डिजीज़ के लिए कुछ डेटा हमारे पास रिजल्ट्स आए हैं। अब व्हाट वी कैन डू इज़ वी कैन कंपेयर दोज रिजल्ट्स विद द नेशनल डेटा और इंटरनेशनल डेटा एंड वी कैन सी कि हमें कहाँ स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट है, कैसे इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है। सो वी can make comparisons between different populations and we can also identify and define groups which are at increased risk for certain diseases, है ना, and accordingly we can plan our preventive or curative or whatever measures we want for that particular disease. Okay, and अब क्या होगा, हमारे पास ये सब रिजल्ट्स तो आ गए थे, तो फाइनली फॉर्मुलेशन ऑफ अ हाइपोथेसिस। जो डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी का काम होता है और वो यही होता है कि यहाँ पे हम हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट करना चाहते हैं, उसके लिए हम स्टडी कंडक्ट करते हैं, ऑब्जर्वेशंस बनाते हैं और फिर उनकी हेल्प से हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट करते हैं, बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा कि जो हम हाइपोथेसिस जैसे कि अगर हम फॉर्मुलेट करेंगे तो फॉर एग्जांपल हमें पता लग जाएगा कि ओके हमारी ये ऑब्जर्वेशन है कि सिगरेट स्मोकिंग कॉजेज़ लंग कैंसर, बिकॉज हमने जितने भी लंग कैंसर के केसेस हमने देखे उनमें सब में सिगरेट स्मोकिंग वॉज प्रेजेंट। एंड जब हमारे पास जो अबव डेटा है वो सब आ जाता है तो उससे हम अपनी इस हाइपोथेसिस को और इम्प्रूव कर सकते हैं, यानी कि और प्रिसाइज हो सकते हैं बाय एडिंग दैट डेटा जो कलेक्ट हुआ है उसको इन दिस हाइपोथेसिस। कैसे, लाइक द स्मोकिंग ऑफ 30 to 40 सिगरेट्स पर डे। नाउ वी आर टेलिंग कि कितना सिगरेट्स पीने पर डे पीने पर लंग कैंसर होने के कितने चांसेस होते हैं। ओके, तो कितना सिगरेट्स कितने दिन तक या कितने ईयर्स तक पीने पर लंग कैंसर के चांसेस कितने बढ़ जाते हैं। सो द स्मोकिंग ऑफ 30 to 40 सिगरेट्स पर डे कॉजेज लंग कैंसर इन 10% ऑफ स्मोकर्स आफ्टर 20 ईयर्स ऑफ एक्सपोजर। तो यहाँ पे जो हमने डेटा कलेक्ट किया उसकी हेल्प से हम मोर प्रिसाइजली अपनी हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट कर रहे हैं। नाउ हम क्या करते हैं, हम वी विल जंप इनटू द एनालिटिकल पार्ट और the analytical studies, sorry for the like pronunciation। सो हम क्या करेंगे, अब जो हमारे पास ये हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट हो गई है इसको हम टेस्ट करेंगे। कैसे, विद द हेल्प ऑफ एनालिटिकल स्टडीज़ दैट इज़ केस कंट्रोल और कोहॉर्ट स्टडीज़। इससे हम टेस्ट करते हैं और वहाँ पे हम वेरियस काइंड्स ऑफ टेस्ट भी अप्लाई करते हैं टू मेजर द एसोसिएशन, द स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन, ये सारी चीज़ें देखने के लिए। ठीक है, तो इस तरह से ये पूरा का पूरा प्लान चलता है। नाउ टू सम अप, व्हाट आर द यूजेस ऑफ डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी। ऑब्वियसली यहाँ से हमें किसी भी डिज़ीज़ का मैग्नीट्यूड पता लग जाएगा, कितने टाइप्स में वो डिज़ीज़ मैनिफेस्ट हो रही है, इस चीज़ का डेटा हमें मिलता है। देन हमें इटियोलॉजी के क्लूज़ मिल जाते हैं, है ना, और जब ये इटियोलॉजी के क्लूज़ मिल जाते हैं दे हेल्प अस इन प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड इवैल्यूएटिंग द प्रिवेंटिव एंड क्यूरेटिव सर्विसेज विच आर आइदर बीइंग प्रोवाइडेड और वी कैन प्रोवाइड टू द कम्युनिटी। एंड येस, क्योंकि यहाँ से हमें टाइम, प्लेस एंड पर्सन डिस्ट्रीब्यूशन किसी भी डिज़ीज़ के बारे में पता चल रहा है तो इससे हम अपनी जो रिसर्च है वो फर्दर कंडक्ट कर सकते हैं। यानी कि हम बाकी सारे फॉर एग्जांपल अगर हम पर्सन डिस्ट्रीब्यूशन, हमें पता लग रहा है कि फॉर एग्जांपल दिस डिज़ीज़ अकर्स इन एल्डरली, तो हमारा जो फोकस होगा, अगर हम उस डिज़ीज़ के बारे में जो भी रिसर्च कंडक्ट करेंगे तो हमारा टारगेट पॉपुलेशन विल बी एल्डरली। तो इस टाइप की चीज़ें हमारे लिए ईजी हो जाती हैं। सो these were some of the uses of descriptive epidemiology। I hope आप लोगों को ये content पसंद आया होगा and I hope I am able to explain all of these terminologies and this topic
प्रॉपरली। एंड येस, इन केस आपको कोई भी डाउट है या कुछ भी आपको क्वेश्चन करना है इस टॉपिक से रिलेटेड या प्रीवियस टॉपिक से रिलेटेड, तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा, सो दैट आई कैन आंसर बैक योर क्वेरीज। एंड ऑल्सो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब, like my videos, share my videos and subscribe my channel. And yes, I am very very thankful for you all. I'll see you in the next video. तब तक के लिए bye bye.